कुछ गलतियों के कारण परतंत्रता की जंजीरों ने हमें जकड़ लिया। आज हम उनको भी याद करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारत को आजाद करा। परतंत्रता की बेड़ियां भारत माता के चरणों से जो जमी हुई थी, परतंत्रता की बेड़ियां काटी। आज उन्हें याद कर लो जिन्होंने सब कुछ कुर्बान और बलिदान दिया। हमारे क्रांतिकारी, हमारे शहीद, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज मुझे याद आ रहे हैं। मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, महारानी लक्ष्मीबाई। अभी उम्र कोई 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई। बंद स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई और सिखा गई। हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी को तो हाथी बाबू। अमर शहीद कुंवर थी, बहादुर शाह जफर। उन्हें लिखा था रंगून की जेल में, कितना बदनसीब है जफर कि दफ्न के लिए 2 गज जमीन भी मिल न सकी। हुए याद में आज मुझे याद आ रहे हिमा नायक, हत्या नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, बादल भोई। अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। कुंवर जैन सिंह जी, राणा बख्तावर सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, लाला हरदयाल, लाल से बलबल फड़के, लाल बाल पालती को जोड़ी, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें कह दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा, असहयोग, कभी अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का मंत्र दिया। और हमें याद आ रहे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कह दिया था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद किए हैं, आजाद ही मरेंगे। जीते जी अंग्रेजों की पुलिस उनके शरीर को हाथ नहीं लगाता, खड़ी नहीं जाता। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। अधूरी पड़ी योजनाओं के कारण बहुत बड़ा निवेश जनहित में उपयोग नहीं हो पा रहा था। परियोजनाएं ठप पड़ी थी, इसलिए हमने बिजली के क्षेत्र में प्राथमिकताएं तय की। हमने अति उच्च दाब पारेषण तंत्र के 500 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाएं, वितरण तंत्र के करीब 2700 करोड़ लागत की परियोजनाएं पूरी कराई, जिसका लाभ अब विभिन्न क्षेत्रों को मिलने लगा है। अब नए सिरे से परियोजनाएं बनाई गई है जो प्रगति पर है। इनसे प्रदेश में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में और अधिक सुधार तथा स्थायित्व आएगा। हाफ बिजली बिल योजना का लाभ 39,63,000 लोगों को 1,822 करोड़ रुपए के बचत के रूप में मिला है। निःशुल्क बिजली प्रदाय योजना का लाभ 6 लाख किसानों तथा 18 लाख बीपीएल उपभोक्ताओं को मिला है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी बिजली कंपनियों में विभिन्न पदों पर 2,500 से अधिक कर्मियों की भर्ती की जा रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर मैदानी स्तर पर काम करने वाले लाइन अटेंडेंट के पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बिजली कंपनी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नियमित भर्ती हो रही है, जिनमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी। इसमें से 1,500 लाइन अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। शेष पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। पर खरोच नहीं लगने देंगे। माँ भारत पश्चिम रंग का हम संकल्प करें अपने राष्ट्र के
पुनर्निर्माण का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। और हमारे संकल्प है समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेरे बहनों भाइयों, ये 2020 और 2020 में 2 बार हमने सदी की सबसे भयानक महामारी का मुकाबला किया। हम जानते हैं कोरोना संकट ने पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को जर्जर किया था। हम जानते हैं कि पहली लहर और पहली लहर के बाद दूसरी लहर, पहली लहर जब जिससे मिली थे तो दूसरी लहर का संकट सामने था। हम अपनी आंखों के सामने हमने अपनों को खोया है। अनेकों भाई और बहन हमारे बीच से चले गए। मैं आज प्रदेश की जनता को, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स को, हमारे उन कर्मचारियों को, हमारे उन समाज सेवियों को जिन्हें जान जोड़ी में रखकर कोरोना की लहर के मुकाबले में अपने आप को समर्पित कर दिया था, मैं सचमुच में उनको प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उनमें से कई को हमने खोया है। के लिए जो व्यक्ति या संस्था आएंगे उन सबका हार्दिक स्वागत। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारी भावना निवेशकों तक सही अर्थों में पहुंची है, जिसके कारण विगत 2.5 वर्षों में प्रदेश में 18,492 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से 1,145 नए उद्योग स्थापित हुए और 28,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। मैं बताना चाहता हूं, बृहद उद्योगों में 51,000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण MOU भी हुए हैं, जिनमें लगभग 72,000 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलना प्रस्तावित है। सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, नगरीय, ग्रामीण, वन जैसे हर क्षेत्र में हमने नए रोजगार के अवसर बनाए हैं। नियमों को शिथिल करते हुए अनेक लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को पुलिस में भर्ती किया गया है। विभिन्न उपायों से बेरोजगारी दर को 22% से घटाकर 3% तक लाने में सफलता मिली है। यह एक स्वतंत्र एजेंसी का आकलन है। भाई और बहनों, मुझे कहते हुए खुशी है कि छत्तीसगढ़ में वर्षों से लंबित समस्याओं का हल इन 3 वर्षों में हुआ है और अब प्रदेश की फिजा में हर ओर विकास के नए रंग उभरने लगे हैं। बड़ा अभियान हम चला रहे हैं। 3 करोड़ 75 लाख बहनों और भाइयों को टीके का पहला डोज लगाया जा चुका है। दूसरा डोज लगाने की कार्रवाई निरंतर जारी है। हमारा संकल्प है, हमारा प्रयत्न है कि दिसंबर के अंत तक हम अपनी पूरी जनसंख्या का टीकाकरण कर दें, क्योंकि ये केवल टीका नहीं है, जिंदगी का डोज है। ये हमारे प्राण की रक्षा करेगा। और मैं सभी बहनों और भाई अपील करना चाहता हूँ, जिनको टीका नहीं लगा हो वो टीके का डोज जरूर लगवाए। जिनको पहला लग गया हो वो दूसरा भी जरूर लगवाए। तीसरी लहर का मुकाबला हमको हर हालत में करना है और उसके लिए हम अपने अस्पतालों को, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, ICU बेड हो, बच्चों के वार्ड हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस साल उतनी मदद से बाढ़ की रिलीज कैसे दी जाए। हमारे कई भाई और बहन ऐसे हैं जिनके घर मलबे के ढेर बन गए, जिनकी संपत्तियां तबाह बर्बाद हो गई है, बच्चों की बर्बादी हुई है। मैं उन बाढ़ पीड़ित भाई और बहनों को आज फिर आश्वस्त करना चाहता हूँ, चिंता मत करना। संकट है, आपदा है, लेकिन आपदा के पार सरकार निकाल के ले जाएगी। चाहे मकान बनाने का मामला हो, फसलों की क्षति का आकलन हो, उसके बाद राहत की राशि देना हो, पशु अगर बह गए हो तो उनके लिए भी राहत की राशि देना हो, चाहे भोजन की व्यवस्था करना हो, सरकार अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बाढ़ पीड़ित भाइयों का राहत भी देंगे, पुनर्वास भी करेंगे,
और गांव का पुनर्निर्माण का काम भी किया जाएगा। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता का रास्ता अपनाना तब भी हमारे लिए जरूरत थी और आज भी इसकी जरूरत है। आज इस पावन तिरंगे की छांव में खड़े होकर हम एक बार फिर यह संकल्प लेते हैं कि गांधी, नेहरू, अंबेडकर के रास्ते पर, संविधान के सिद्धांतों पर चलेंगे। भले ही रास्ता कितना कठिन और चुनौतियों से भरा क्यों न हो, मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ मॉडल से देश में विकास की जो नई अवधारणा विकसित हो रही है, समरसता और भागीदारी के साथ विकास का जो नया वातावरण बन रहा है, उससे न सिर्फ छत्तीसगढ़ के प्रति देश का विश्वास मजबूत होगा, छत्तीसगढ़ न सिर्फ देश और दुनिया के लिए नई आशाओं का गढ़ बनेगा, बल्कि इसका लाभ भारत को अपनी विरासत, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप आगे बढ़ाने में भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गौरव के केंद्र के रूप में सम्मानित होगा। हम ऐसा ही नवा छत्तीसगढ़ करने को प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्य। खेतों में केवल 7.5 हेक्टर में सिंचाई होती है। हमने सिंचाई की क्षमता को बढ़ा के 42 लाख हेक्टर कर दिया और आगे 2026 तक हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। नर्मदा घाटी की हमारी योजनाओं हम तेजी से काम कर रहे हैं। 26,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके नर्मदा घाटी की 10 सिंचाई की योजनाओं को पूरा करने का हमने संकल्प लिया है। कैन और बेतवा और बांध बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता हो चुका है। 8,11 हेक्टर जमीन में सिंचाई होगी। 41 लाख लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था होगी। बिजली हमको अलग से मिलेगी। सिंचाई के मामले में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पानी के मामले में एक और प्रमुख तत्व है जिसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, वो है पीने का पानी। मैं जानता हूँ मेरी बहनें और विशेषकर मेरी बेटियाँ कई जगह गांव में हैंडपंप से पानी भरती है, घंटों उनके बर्बाद होते हैं, फिर से मटका या घड़ा लेके जाती है और हैंडपंप से दूषित रहती है। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन चलाया है। हमने संकल्प लिया है कि हम अगले साल तक 1,22,00,000 घरों में नल से जल देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और जल्दी मध्य प्रदेश का मॉडल लेके आएंगे मेरी बहनों, जब तुम्हें हैंडपंप से पानी नहीं भरना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल नल जल बिछा के टोटी वाले नल से घर पे देंगे। इस अधोसंरचना के विकास के लिए भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। हम तेजी से काम कर रहे हैं। कृषि की अधोसंरचना के विकास के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी है। बिजली के सेक्टर में आप जानते हैं कि बिजली की उपलब्धता हमने इतनी कर ली है कि अंधेरों के दिन फिर से मध्य प्रदेश को ना देखना पड़े। अगले साल फिर हम लगभग 2000 मेगावाट स्थापित क्षमता में और बढ़ोतरी और वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन केवल परंपरागत ऊर्जा नहीं, सोलर ऊर्जा की तरफ हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। ये क्लीन एनर्जी है, ये ग्रीन एनर्जी है और इसलिए हमने ओमकारेश्वर में सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस साल हमने यह संकल्प लिया है कि हमारी आंगनबाड़ी के भवन हो और चाहे हमारी स्कूल की बिल्डिंग हो, सबको हम सोलर लाइट सज्जित करके हम बिजली की व्यवस्था करेंगे। और ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा के बारे में ऊर्जा की बचत का संदेश देना। देखो, ऊर्जा की बचत की बिजली का उत्पादन बढ़ाने का काम है। फालतू बिजली क्यों जाए, 1 यूनिट बिजली भी बर्बाद क्यों। ऊर्जा दक्षता यह हमारा संकल्प है इस समय। और इसलिए मैं आपको भी अपील करना चाहता हूँ, बिजली व्यर्थ न जाए, जिसका भी संकल्प लें। आखिर ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला करना है। आप जानते हैं अच्छी तरह कि आज जलवायु परिवर्तन के कारण कई बार ग्लोबल वार्मिंग और कई बार ग्लोबल कूलिंग भी हो जाती है। अब अपने प्रदेश में एक हिस्सा बाढ़ से ग्रसित है तो दूसरा खरगोन और बड़वानी सूखे से पीड़ित है। और इसलिए हमको जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ, ऊर्जा दक्षता, सोलर एनर्जी
इन तरीकों पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन मैं रोज एक पेड़ लगाता हूँ मेरे बहनों और भाइयों। मैं आपसे बहुत अपील करता हूँ, विनम्रतापूर्वक अपील करता हूँ कि रोज नहीं तो एक साल में एक पेड़ जरूर लगाना। अंकुर अभियान हमने चलाया है, उस अंकुर अभियान में लाखों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। आप भी पेड़ लगाओ, फोटो अपलोड करो, जब 1 महीने का पेड़ हो जाए फिर फोटो अपलोड करो। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ के हमें जाना है, और इसलिए हमको जलवायु परिवर्तन के खतरों का भी निश्चित तौर पर मुकाबला करना होगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, एग्रो इंफ्रा फंड प्रधानमंत्री जी ने जो बनाया था उसका इस्तेमाल करने में मध्य प्रदेश देश में भी प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अमले सुरक्षा, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति से लेकर सफाई तक सुनिश्चित करने में हजारों लोगों का अमूल्य सहयोग मिला। कोरोना का मुकाबला करने में सामाजिक संगठनों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इन सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए हमने वास्तव में सेवा की आदर्श परंपरा का सम्मान किया है। इसे आगे बढ़ाने की पावन जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। आप सभी को साधुवाद, बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे पूरे प्रदेश में सीएम राज स्कूल एक अलग मॉडल बनेंगे। हम बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को कुंठित नहीं होने देंगे। नैसर्गिक टैलेंट, जो स्वाभाविक टैलेंट है, उसका प्रकटीकरण होना चाहिए, और इसलिए ये सीएम राज स्कूल खोलने का हमने संकल्प लिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर हमारे प्रयास जारी है। 13 मेडिकल कॉलेज खोले जाने, डॉक्टर्स की कमी की भी हम पूर्ति करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ से लेकर आधुनिक उपकरणों तक की व्यवस्था में लगातार सरकार लगी है, उसका प्रयत्न हम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और रोजगार, उसके अर्थव्यवस्था के पुनर्जागरण के मुझे स्वीकार करने में हिचक नहीं। कोरोना के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। हम फिर से हर आने की कोशिश कर रहे हैं। अपेक्षित निवेश आ रहा है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, और हमारा संकल्प है नौजवानों के रोजगार के अवसरों का सृजन। और इसलिए हमने तय किया है सरकारी क्षेत्रों, गैर सरकारी क्षेत्रों, निर्माण के क्षेत्रों, अधोसंरचना के निर्माण के क्षेत्रों, हमारी कोशिश होगी 1 लाख रोजगार के अवसर हम मध्य प्रदेश की धरती पर अपने नौजवानों को हर महीने पैदा करके दें, ताकि उनको काम धंधा और रोजगार मिल सके। सुशासन हमारा प्रमुख सूत्र है। गुड गवर्नेंस के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक ठीक ढंग से सुविधाओं का लाभ मिले, उसके लिए जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश अपनाएगा। ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, दीनदयाल अंत्योदय समिति हम बना रहे हैं। योजनाओं का लाभ जनता के साथ मिलते हैं, जनता की योजना है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अकेली प्रशासन की टीम नहीं, जनता मिलकर इन योजनाओं का लाभ देगी, मॉनिटरिंग हो जाएगी, और आम आदमी तक लाभ मिलना भी निश्चित तौर पर सुनिश्चित होगा। अधोसंरचना के साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, लेकिन विकास समावेशी होना चाहिए। समावेशी विकास का विकास जब तक गरीब की जिंदगी में नहीं आता, जब तक आम इंसान की जिंदगी में नहीं आता, तब तक वो विकास सचमुच में बेमानी है। और इसलिए जब मैं समावेशी विकास की बात करता हूँ, तो सबसे पहले गरीब की चिंता हमको करनी पड़ेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम गरीब का प्रमुख विषय है। और इसलिए जब हम सस्ता राशन देते हैं, तो वो ये ना समझे कि हम गरीब को फ्री में बांट रहे हैं, उसका हक हमें दे रहे हैं। आखिर ये धरती, ये संसाधन, ये खनिज, ये जंगल, ये खेत, ये खदानें कुछ लोगों की बपत नहीं है, ये सबके लिए है, लेकिन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उनसे धन कमाते हैं, जो धन कमाते हैं उनसे टैक्स लेते हैं, और जो खाली हाथ है उनको हम सस्ता बांटते हैं। ये सामाजिक न्याय भी है। गरीब की चिंता मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको पक्का मकान मिले, इसके लिए अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमारा संकल्प है हर गरीब को पक्की छत मिल जाए, जिसका इंतजाम कर देना। बच्चों की पढ़ाई में आज
भावुकता के साथ कहना चाहता हूँ और मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों को, अपने भांजे भांजियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बेटा बेटियों, भले तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, लेकिन ढंग से अपनी पढ़ाई पूरी करो। अगर तुम मेधावी हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई में पैसे को कभी आड़े नहीं आने दूंगा। चाहे मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की टेक्निकल शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा हो, हम अपने बच्चों के पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेंगे। प्रतिभा को किसी भी कीमत पर कुंठित नहीं होने देंगे। इलाज हमने देखा, कोरोना में हमने कोशिश की, हमारा जो आयुष्मान भारत पैकेज था उसमें और पैसा जोड़ के हम गरीब निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों का इलाज निःशुल्क कराने का काम करें। और आज भी हमारा संकल्प है, गरीब बहन भाइयों, निम्न मध्यम वर्गीय हो, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 2.5 करोड़ कार्ड हम बना चुके हैं। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय भाइयों और बहनों, प्राइवेट अस्पताल में भी साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज तुम्हारा निःशुल्क सुनिश्चित किया जाएगा। उसके लिए सरकार कटिबद्ध है, बिना इलाज के हम किसी को रहने नहीं देंगे। गरीब की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अभी हमने जेंडर बच्ची की बात सुनी थी, लेकिन आज मैं ये तय कर रहा हूँ, गरीब बच्चे कितने गरीब है गरीबी रेखा के नीचे, जितनी बड़ी आबादी गरीबों की है, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले हैं। बजट में उतना प्रावधान कुल बजट का उन गरीबों के लिए किया जाएगा ताकि हम उनका कल्याण कर सके। अपने किसान भाई और बहनों के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश की धरती पर इस 16 महीने में हमने 1 करोड़ 42 लाख रुपए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में डाला है। चाहे 0% ब्याज पर कर्जा देने का सवाल हो और चाहे किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य पर खरीदने का सवाल हो। 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं, चना, मसूर खरीद के 36,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डाला है। 35 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के हमने 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है। हमने सरसों खरीदी, हमने चना मसूर खरीदा और ये खरीदे सरसों खरीद के हमने 500 करोड़ रुपया लगभग किसानों के खाते में डाला है। नींबू की खरीदी हम कर रहे हैं, अब तक 1100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हम डाल चुके हैं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, उन योजना का लाभ मिल जाए और फसल बीमा योजना के तहत उनके खाते में राशि डाली गई है। किसान कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने परेड देखी, बहनें नेतृत्व कर रही थी, नारी तू नारायणी। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। गंगा गीता गायत्री, सीता सत्या सावित्री और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है हमारी नारियां। महिला सशक्तिकरण हमारा संकल्प है और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बेटी के जन्म लेने से अंतिम सांस लेने तक सरकार हमने माँ, बहन और बेटी के साथ खड़ी की है। लाडली लक्ष्मी मेरी बेटियां 39 लाख से ज्यादा हो गई है। अब हमने तय किया है, बिटिया के जन्म के समय, लाडली बेटी के जन्म के समय 2,000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे, पढ़ाई के लिए अलग से पैसा दिए जाएंगे और लाडली लक्ष्मी बेटियां जैसे कॉलेज में प्रवेश करेगी 20,000 रुपया उनको और दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा बेटियों की निःशुल्क हो, लाडली लक्ष्मियों की निःशुल्क हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। मेरी वो माताएं जो बेटा बेटियों की जन्म देती है, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देने का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के साथ हमने अलग से कार्यक्रम बना रखा है। बेटियों की शादियों, चाहे उनके लिए साइकिलों का इंतजाम हो, यूनिफॉर्म गणवेश हो और चाहे महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हो। ये जो महिला स्व सहायता समूह है, ये नया इतिहास रच रहे हैं। पिछले साल हमने लगभग 1,500 करोड़ रुपया इनके खातों में डाल के जो अलग अलग सामान बनाना है। इनकी सचमुच में सृजनात्मकता अद्भुत है। इनको और सशक्त किया जाएगा। सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षिक सशक्तिकरण। अभी हमने तय किया, रजिस्ट्रियों में 3% की जगह अगर महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो केवल 1% रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगेगा। मुझे कहती हुई खुशी है, 10% ज्यादा रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पर इस फैसले के कारण हुई है। महिला सशक्तिकरण में
मेरी सरकार, हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे अलग अलग जो तबके हैं, जो किसान हो, महिलाएं हो, मेरे बेटे बेटियों, मैं फिर एक बार आश्वस्त करना चाहता हूँ, निवेश बहुत बड़ी मात्रा नौजवानों के लिए मध्य प्रदेश धरती पर हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग हम छोटे छोटे उद्योगों का क्लस्टर बना रहे हैं, कहीं फर्नीचर क्लस्टर, कहीं नमकीन क्लस्टर, अलग अलग क्लस्टर बना के हम छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है मेरे बच्चों कि केवल बाहर से निवेश ना आए, बाहर से तो निवेश आए, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती से अच्छे उद्यमी बच्चे हम खड़े करें। उसके लिए जल्दी हम एक और योजना लाने वाले हैं अपने बच्चों के लिए, जिनको बैंक से अगर लोन मिल रहा है उसकी गारंटी सरकार लेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी हम देंगे, उनको अपने उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा के मामले में अपने बच्चों को मैंने पहले ही आश्वस्त करने का काम किया है। ये जो समावेशी विकास है, जो हमारे ग्रामीण और शहरी पथ विक्रेता है, छोटी छोटी दुकानों में कामकाज करने वाले, वो हमारी प्राथमिकता में, उनको पूंजी हमने पहले भी उपलब्ध कराई है, आगे भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन समावेशी विकास के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है सामाजिक न्याय। ये सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है। और इससे मेरे बहनों भाई, हमने ये तय किया है, हमारी अनुसूचित जाति, जनजाति के मेरे बहनों भाई जंगल में रहते हैं, सीधे साधे सरल, भोले भाले, कम में पसंद रहने वाले, लेकिन मुझे कई बार ये लगता है भौतिक प्रगति की चाह में, तथाकथित सभ्य समाज में वनों का विकास तो किया और वनों को बचाने की जवाबदारी अकेले हमारे जनजाति भाई और बहनों के ऊपर छोड़ दी। कई बार जंगल के कानूनों में हमने इतना कठिन बना दिया कि उनका आना जाना तक मुश्किल हो गया, सामान्य जीवन का निर्वाह करना तक उनके लिए कठिनाई का कारण बन गया। और इसलिए अनुसूचित जनजाति के जो बहन और भाई हैं, उनके लिए हमने तय किया है उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके जीवन मूल्य, उनकी परंपराएं और उनके रोजगार, उनकी शिक्षा के लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। और 18 सितंबर से अभियान हमारा प्रारंभ किया जाएगा। 18 सितंबर रघुनाथ शाह, शंकर शाह के बलिदान दिवस से लेके 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक ये विशेष अभियान चलेगा। कला और संस्कृति की रक्षा का, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य की रक्षा का, थैलीसेमिया जैसी बीमारियां, रक्त विकार की अनेकों तरह की बीमारियां उनको उनके स्वस्थ जीवन में बाधा डालती है, उनका भी हम मुकाबला करेंगे। और सामुदायिक वन प्रबंधन में जनजाति भाइयों और बहनों को सामुदायिक वन प्रबंधन के अधिकार दिए जाएंगे। ये स्पष्ट घोषणा मैं करता हूँ। हमारे अनुसूचित जाति के भी सुरक्षा की, सम्मान की, रोजगार की, शिक्षा की भरपूर चिंता की जाएगी। 17,900 करोड़ के आसपास इसके लिए हमने राशि का प्रावधान इस बजट में किया है। हमारे पिछड़े वर्ग के बहनों और भाइयों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने संविधान में संशोधन करके पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है। 27% रिजर्वेशन के नाम पर पिछले दिनों लगभग धोखा हुआ है, लेकिन हमारी सरकार का ये प्रयास रहेगा कि 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू करने में हम कोई कसर न छोड़ें। और हम उसके लिए न्यायालय में हम जो आवश्यक पैरवी है उसका पूरा इंतजाम करेंगे। पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक नया कमीशन बनाने का भी मैंने फैसला किया है, जो व्यापक पैमाने पर पिछड़े वर्ग के भाई और बहनों की इन स्थितियों का अध्ययन करके उनमें सुधार के लिए अपनी अनुशंसाएं देगा। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हम कितना संकल्पित हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे सामान्य वर्ग के जो निर्धन भाई और बहन 10% आरक्षण हमने उनके लिए सुनिश्चित किया है। लेकिन गरीब किसी भी वर्ग में पैदा हो, भूख और बीमारी वर्ग और इसलिए सामान्य निर्धन वर्ग का कल्याण भी सुनिश्चित किया जाएगा। अल्पसंख्यक हो या घुमक्कड़ भाई और बहनों, उनको भी स्थायी बसेरा मिले और वह समाज की मुख्य धारा में लौटे, इसके लिए हम विशेष प्रयत्न करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, सहकारिता
एक और क्षेत्र है कि जिसके माध्यम से हम रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रयास करेंगे। परंपरागत सहकारी क्षेत्र के अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो मुद्दे हैं, उन पर हम काम करके केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में भी व्यापक पैमाने पर अभियान हम चलाएंगे। सहकारिता के साथ साथ संस्कृति हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मध्य प्रदेश की संस्कृति बहुत अमीर है। सचमुच में हमारे यहाँ इतनी विभिन्नता है और इतने तरह की संस्कृतियों के अलग अलग रंग है कि मैं देख के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, रोमांचित हो जाता हूँ। हमने तय किया है जो एक आज नहीं हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है।